और 50 और 10 रुपए का डिविडेंड आया था, तो ऑल टुगेदर आपको 12 रुपए की रिसीव हो गई थी। तो 12 डिवाइड बाई 50 इंटू 100 करना था, तो जो भी परसेंटेज आपके बनते वो आपका रिटर्न कहलाता। पता नहीं कितना परसेंट आएगा, 12 डिवाइड बाई 50 इंटू 100 कितना होता, 24% के आसपास आपको आप बोल सकते हो कि इस शेयर में मैं इन्वेस्ट करूंगा, देन आई हैव अ 24 का रिटर्न। तो उसके यहाँ पे एग्जांपल्स थे। उसके बाद हमने कैलकुलेशन सीखा था कि कैसे कैसे रिस्क काम होता है। तो सबसे पहले हमने बोला था ट्रेजेबल पे लो रिस्क होता है, उसके बाद उससे थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होता है गवर्नमेंट पे, उससे ज्यादा थोड़ा सा रिस्क होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड पे, उससे ज्यादा थोड़ा सा रिस्क होता है, सबसे ज्यादा रिस्क होता है हम्म तो उस पे हमने बात किया था जी कि ट्रेजेबल पे सबसे कम रिस्क है, उसके बाद गवर्नमेंट का है, उसके बाद जी कॉर्पोरेट का बॉन्ड है, उसके बाद स्टॉक है। स्टॉक पे सबसे ज्यादा हाई रिस्क है तो हाई रिटर्न होगा, क्योंकि रिस्क और रिटर्न जो होता है सेम प्रोपोर्शंस में जाता है, जैसा रिस्क होगा वैसा रिटर्न होगा। फिर यहाँ पे बताया गया कि जी ट्रेजरी बिल्स में क्या होता है। ट्रेजरी बिल में बोला गया कि यूनाइटेड स्टेट इशू करता है, इसमें कोई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट नहीं होता। जनरली मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि अगर मान लो कि 4% ट्रेजरी बिल अगर बोला जाता है, इसका मतलब है कि ये इशू हुआ होगा 96 पे। तो यहाँ पे क्या होता है, इनिशियली आप कम पैसे देते हो और मैच्योरिटी के टाइम आपको पूरे पैसे मिल जाते हैं। फिर गवर्नमेंट बॉन्ड में क्या होता है, यहाँ पे आप मान लो कि 100 रुपए दिया और 4% का वो आपको इंटरेस्ट देता रहता है। तो ये गवर्नमेंट की इन्होंने बोला कि यहाँ पे इसके बाद ये थोड़े से सिक्योर्ड है, यहाँ पे थोड़ी सी प्राइस फ्लक्चुएट हो सकती है, तो इंटरेस्ट रेट वेरी करता है। उसके बाद हमने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का एग्जांपल लिया था, जिसमें हमने आपको एग्जांपल दे दिया था जी बॉन्ड का, क्योंकि बॉन्ड में क्या होता है कि आपको थोड़ी सी सिक्योरिटी तो है, बट फिर भी कंपनी अगर वो डिफॉल्ट हो गया, कंपनी अगर लिक्विडेट हो गया, कंपनी ये हो गया इंसॉल्वेंट हो गया, तो उस बैंकरप्टी में चला गया, तो उस केस में आपका रिस्क रहता है। और स्टॉक में जो फुली रिस्क होता है, क्योंकि यहाँ पे आप ओनरशिप होल्ड करते रहते हैं, तो इसका डायरेक्टली रिलेशन होता है क्योंकि रिस्क के साथ। फिर मैंने बोला जी रिस्क एंड उसके इसके बारे में हमने पढ़ा था कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में हमने अगर किसी चीज की वेल्थ को कैलकुलेट करना, तो आपके पास जितने नंबर ऑफ शेयर्स है जो मार्केट में उसकी प्राइस है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। फिर हमने बोला था जी सी जो सर्टिनिटी इक्विवेलेंट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, उससे क्या प्रेडिक्ट करेंगे, उससे आप क्या कम्युनिकेट करेंगे। तो आपको मैंने बोला था जी कि आप एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा, और एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा अगर आपकी प्राइस है, यानी अगर आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट किया जी 24, और आपकी जो आपने जो इंटरेस्ट रिटर्न एक्सपेक्ट किया है मान लो 30 एक्सपेक्ट किया है, इसका मतलब क्या है कि आप हाई एंड पे चल रहे हो, यानी कि यू आर रिस्क जो है आप रिस्क लेने वाले हो। अच्छा ये वाली थी इस ग्रेटर देन वाला हमने एग्जांपल लिया कि अगर मान लो कि 24 पे अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू और आपने अगर 30 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप हाई एंड पे काम कर रहे हैं, यानी आपकी जो पोटेंशियल है वो ज्यादा रिस्क लेने की है। फिर आपकी अगर 24 एक्सपेक्टेड है और 24 जो है रिटर्न मिल रही है, इसका मतलब वो रिस्क इनडिफरेंट है, न्यूट्रल है, वहां पे आपको कोई बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा। फिर मैंने बोला जी एक्सपेक्टेड वैल्यू से अगर कम है, मान लो ये 20 है, इसका मतलब ये है कि ये रिस्क एवर्स वाला सिचुएशन है। यहाँ पे आपको क्या होगा, आपकी जो रिस्क लेने की एपेटाइट है वो थोड़ी कम होती है। तो ये सारी चीजें मैंने पढ़ी थी। फिर हमने एक सवाल करवाए थे, पूरे फुल फ्लेज सवाल में हमने एक प्रोबेबिलिटी दी थी, हमने ये दिया था, रिटर्न्स दिए थे, साथ में हमने उसकी प्रोबेबिलिटी दी थी, और प्रोबेबिलिटी और रिटर्न को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे जो रिजल्ट होता है उसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए x माइनस एक्स बार करते हैं, यानी कि r माइनस आर बार इंटू द प्रोबेबिलिटी। r माइनस आर बार इंटू प्रोबेबिलिटी किया तो आपने जब टोटल निकाला था, तो इस चीज को वेरिएंस बोलते हैं, जिसका नाम होता है सिग्मा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिग्मा। इसका जो नोटेशन होता है ये सिग्मा कहलाता है। तो सिग्मा जो होता है, सिग्मा स्क्वायर है तो ये वेरिएंस है। अगर सिग्मा को रूट कर देंगे, खाली अगर सिग्मा है तो उसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। खाली सिग्मा इज नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन से एक्चुअल में आपको रिस्क पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, एक्सपेक्टेड वैल्यू से आपकी ये एक सेंट्रल टेंडेंसी जिससे आपको एक्चुअल में एक्सपेक्टेड रिटर्न के बारे में पता चल जाता है। दैट इज इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। स्टैंडर्ड डेविएशन से आपको रिस्क पता चल जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो क्या होता है, r माइनस आर डैश टू द पावर
यानी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी, और इसका सारे का सबमिशन निकाल के कर लेते हैं। तो हम इससे क्या निकालते हैं जी, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। और यहाँ पे बोला गया कि स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले ये आर स्क्वायर रहता है तो वो वेरिएंस कहलाता है। फिर हमने यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल्स थी, हमने सारे एग्जांपल्स को सॉल्व किया था। फिर हमने बताया था कि जी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसे निकालेंगे, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस से ही आप वेरिएशन से आप क्या निकालेंगे, बोलेंगे कि ये क्या है, रिस्की है या नॉन रिस्की है। तो यहाँ पे हमने दो शेयर्स लिए थे, जहाँ पे एक शेयर्स का 0.6 एक्सपेक्टेड रिटर्न है और ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, सिग्मा दिया हुआ है। इसका फार्मूला होता है जी सिग्मा बाई एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो सिग्मा बाई एक्सपेक्टेड रिटर्न किया आपने, तो ये सिग्मा 0.06 डिवाइड बाई दिस किया, इधर में 0.06 डिवाइड बाई 18 किया। तो दोनों के आपने रिजल्ट निकाले थे, तो एक का 0.67 आया था, दूसरे का 0.33 आया था। तो 0.67 0.33, इसका मतलब क्या है, जो 0.67 वाला ज्यादा रिस्की है, पॉइंट ए वाला कम रिस्की है। दैट व्हाट वी हैव कवर्ड इन द लास्ट क्लास। अब बात आती है जो पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, जहां पर एक से ज्यादा शेयर्स होते हैं, जहां पर एक से ज्यादा शेयर्स होते हैं। ठीक है, इसकी रीजन क्या होती है, व्हाई वी नीड टू मेंटेन द पोर्टफोलियो, क्योंकि हम लोग को एक पुराना कहावत है कि यू शुड नॉट कीप ऑल द एग्स इन वन बास्केट लाइक दैट, है ना, ऐसा कुछ है ना, एक पुराना कहावत है ना जी। तो वॉरेन बफेट ने कहा था ना कि आप अपने सारे इन्वेस्टमेंट को, सारे एग्स को आप एक बास्केट में ना रखो। ठीक है, उसकी एक रीजनिंग ये होती है कि अगर गलती से कुछ कॉलैप्स होगा तो पूरे के पूरे आपके इन्वेस्टमेंट डूब जाएंगे। तो अपने आप को सेफ करने के लिए आपको क्या मेंटेन करना पड़ता है जी, पोर्टफोलियो मेंटेन करना पड़ता है। पोर्टफोलियो मेंटेन करने का मतलब क्या होता है कि दो ऐसे शेयर्स का कॉम्बिनेशन आप लेके चलेंगे, जो एक शेयर्स यदि आपको प्रॉफिट देगी, दूसरा शेयर्स आपको लॉस देगा। तो इसका मतलब क्या होगा, एक शेयर्स अगर किस डायरेक्शन में जाएगा तो दूसरा शेयर्स इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले पोर्टफोलियो में दो तीन चीजें हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले बोलता है कि रिस्क एंड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो डिफर फ्रॉम द इंडिविजुअल, से अलग होते हैं क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट है। ठीक है जी, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, एक तो कोवेरिएंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, को रिलेशंस के बारे में। तो सबसे पहले बोल रहा है कि कोवेरिएंस क्या होता है, कोवेरिएंस से हम क्या मेजर करते हैं। तो सबसे पहले बोल रहा है कि अगर बोला एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द स्टॉक एंड पुट ऑफ स्टॉक मूव अगर सेम डायरेक्शंस में करता है, इसका मतलब दोनों शेयर्स अगर सेम डायरेक्शन में अगर मूव करता है, इसका मतलब क्या है, ये निगेटिवली को एक्सपेक्टेड जो है एक्सपेक्टेड टू वेरी एंड द मूव, अगर सेम डायरेक्शंस में अगर मूव कर रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव कोवेरिएंस है। अगर अपोजिट डायरेक्शंस में कर रहा है तो इसका मतलब ये निगेटिव कोवेरिएंस है। अगर सेम डायरेक्शंस में अगर ग्रो कर रहा है, ये अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिवली कोवेरिएंस है। अगर ये उल्टे डायरेक्शन में, यानी एक अप गया दूसरा डाउन गया, तो ये क्या बोलेंगे, इसको निगेटिवली कोवेरिएंस बोलेंगे। तीसरा बोल रहा है कि एक ऐसा पेयर होता है, ऐसा स्टॉक का जोड़ा होता है जिसको कोई फर्क नहीं, दे हैव अ जीरो कोवेरिएंस बिटवीन द रिस्कलेस एसेट्स, डू नॉट मूव रिगार्डलेस द चेंज इन द रिटर्न, स्टॉक रिटर्न। तो उसमें क्या होता है, एक दूसरे के शेयर्स के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं होता, हो सकता है कि वो किसी और इंडस्ट्री से हो, ठीक है, दोनों एक दूसरे से कोवेरिएंस नहीं होता, तो वहां पे हमारा कहा जाएगा जी जीरो कोवेरिएंस, यानी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। यानी वो पोर्टफोलियो मैंने बना लिया पर दोनों दो डिफरेंट आइटम्स ही है, जिसका एक दूसरे से कोई भी रिलेशंस एस्टैब्लिश ही नहीं होता। अभी जब हम लोग नंबर्स पे काम करेंगे देन वी विल हैव अ मोर क्लैरिटी। सो इसके जो नोटेशंस है वो तो ये है, कोवेरिएंस ऑफ 1 2 का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ risk probability of return 1 multiply by expected return into expected return of 1 multiply by a return of second shares into expected return into return। तो इस तरह से हमारा एक, लेकिन इसके लिए सबसे अच्छा है यहाँ पर से एक एग्जांपल्स उठाएंगे हम लोग, एक्सेल पे इसको सॉल्व करेंगे, देन वी विल सी हाउ इट इज बीइंग कोरिलेटेड। थोड़ा सा स्टैटिस्टिक है,
तो सबसे पहले शेयर 1 का इंफॉर्मेशन लेते हैं हम। तो शेयर 1 में बोला गया जी 6% का रिटर्न देगा, 0.06% का रिटर्न देगा। इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.25%। उसके बाद बोल रहा है जी 16% का रिजल्ट देगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 50% की, इसकी प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद बोल रहा है जी 26% का रिटर्न देगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है जी, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होना चाहिए, ये तो बात क्लियर है, यानी कि दिस इज द प्रोबेबिलिटी। अब हम एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए हमको सिर्फ दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ हमने निकाल लिया जी एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना परसेंट आ गया? 16%। तो 16% हमने निकाल लिया शेयर का। शेयर दूसरे शेयर्स का हम चेक कर रहे हैं। दूसरे शेयर्स पे बोल रहा है जी 25% प्रोबेबिलिटी है 25% रिटर्न का, 0.25% की रिटर्न की प्रोबेबिलिटी है 0.25 टाइम। उसके बाद 10% के रिटर्न की प्रोबेबिलिटी है 50% टाइम, और साथ में 5% की रिटर्न की प्रोबेबिलिटी है 25% टाइम। इसका मतलब अगेन हम ये इसका अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये दोनों का हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लिया। एक का एक्सपेक्टेड रिटर्न आ रहा है जी हमारा 16, दूसरे का एक्सपेक्टेड रिटर्न आ रहा है 12.5। परसेंटेज के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करेंगे तो ये जी हमने प्रोबेबिलिटी लिख लिया, रिटर्न लिख लिया। दूसरे का मैंने क्या लिख लिया जी? ये हमने रिटर्न ऑफ सेकंड का जो है वो हमने रिटर्न लिख लिया जी, 25%, 10% एंड 5%। फिर बोल रहा है कि R1 माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ R। तो R1, ये R1 है, ये एक्सपेक्टेड है, यानी कि R1 माइनस एक्सपेक्टेड R1। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। फिर उसके बाद बोल रहा है जी R2 माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ R2, ये भी हमने निकाल लिया जी। ठीक है, अब बोला है जी प्रोबेबिलिटी इनटू R1 माइनस एक्सपेक्टेड R एंड R2 माइनस एक्सपेक्टेड R2, दोनों यानी तीनों को आपको इवेंचुअली मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तीनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो जो हमारे पास जो रिजल्ट्स जो हम ये निकाल रहे हैं, हम जो कोवेरिएंस के लिए जब निकालेंगे तो हम क्या कर रहे हैं? हम एक्चुअल में कर रहे हैं दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्रोबेबिलिटी इनटू दिस प्रोबेबिलिटी। तो ये हमारे पास निकल के आ गया। अब इस सब का सबमिशन निकालेंगे तो हमारे पास जो है वो -0.015 आ गया। इसका मतलब ये है कि इसका जो कोवेरिएंस निकला, दिस इज लाइक अ कोवेरिएंस ऑफ 1 एंड 2 शेयर्स, 1 और 2 के बीच का कोवेरिएंस जो है -0.00501 है। ठीक है, अब ये 3-4 नंबर्स पे है तो हम उतने इस पे नहीं गए थे। सो लेट्स सी। ठीक है, तो ये है, इसका मतलब क्या है कि ये निगेटिव साइन है,
यानी कि दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। ये जो कोवेरियंस जो निकला, ये निकला निगेटिव में, यानी कि इसकी जो आंसर होगी कि दोनों का जो मूव करेगा वो कौन से डायरेक्शन में करेगा, निगेटिव डायरेक्शन में करेगा। यानी कि एक शेयर्स अगर अप होगा तो दूसरा शेयर्स डाउन होगा, अगर एक शेयर्स की प्राइस बढ़ेगी दूसरे शेयर्स की प्राइस घटेगी। अब छोटा सा सवाल आप लोग से मैं बोलता हूं, अनस भाई, कैन यू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर बोथ द शेयर्स? Standard deviation? Oh, I don't know standard deviation. काजल, आप कैलकुलेट कर सकते हो? काजल, आप कर सकते हो, नहीं कर सकते? हाँ सर, हाँ सर। देखिए, इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें ये करना था, ये जो आया ना, ये लिखना है, इसको ऐसे करना है, इसको स्क्वायर करना है, तो निकल गया था तो इंटू 2 स्क्वायर कर लिया, ठीक है। अब इंटू प्रोबेबिलिटी भी करना था, इंटू प्रोबेबिलिटी भी करना था, तो इंटू तो ये हो गया हमारा, ये हो गया वेरिएंस। अब हमको निकालना था जी स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आया। इसी तरह अब हम सेकंड शेयर्स का अगर निकालना चाहे तो ये ऑलरेडी हम यहाँ तक कैलकुलेट किए हुए थे, इसको खाली हमको स्क्वायर करना है और मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी करनी है। ये हो गया। अब इसकी हमें फिर स्क्वायर रूट अगर एस बी निकालना है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ये निकल आया। अब मेरे को अगर एडवाइस करना है कि कौन सा शेयर रिस्की है, तो उसके लिए अभी हमने क्या बोला था कि ये वाला फार्मूला लगेगा ये बोलने की कि कौन सा शेयर रिस्की है। उसके लिए हम क्या निकाले, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। इसका फार्मूला क्या होता है जी, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एक्स डिवाइड बाय मीन, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो अभी वाला सिचुएशन में हमारा ये एस बी है और ये मीन है। सेकेंड वाले शेयर्स पे ये एस बी है और ये मीन है। अब हम एडवाइस कर सकते हैं दोनों को केस पे। तो देखिए, इसका 60 इसका 40 है, तो आई कैन से दैट शेयर बी इज मोर रिस्की। रिस्की। अनस भाई, आपको ये पहले ये बताएं कि आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत है? एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी, हाँ, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन ये स्टैंडर्ड डिविएशन प्रॉब्लम है। तो अभी सिखाया ना कि जो मीन निकला ना, दिस इज एक्सपेक्टेड इज कॉल्ड मीन। जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है वो एक्चुअल में अर्थमेटिकल मीन होता है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, x माइनस एक्स बार। तो ये x है, दिस इज कॉल्ड x। तो x माइनस एक्स बार निकाल लिया, फिर उसको आप स्क्वायर करेंगे और मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी करेंगे। क्या कीजिएगा, एक छोटा सा सवाल आपको दे रहा हूं, और कामरान भाई आपसे भी मैं पूछ रहा हूं जी। कामरान भाई, जी जी महेश भाई।
हाँ, पहले तो अस्सलाम वालेकुम, मुबारक हो एवरीथिंग, अल्लाह कबूल करे। ठीक है, अब आप चलिए, एक शेयर है जिसका 10% का रिटर्न एक्सपेक्टेड है, 14% का एक्सपेक्टेड है, 8% का एक्सपेक्टेड है। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है जी 0.30, 0.30 एंड 0.40। अब मेरे को इस सवाल पे स्टैंडर्ड डेविएशन और वो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के दिखाना है और एक्सपेक्टेड रिटर्न, यानी कि हमको दो चीज कैलकुलेट करनी के आप लोग को दिखानी है, सब आदमी को। एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन सब आदमी को ही निकाल के दिखानी है, ये छोटे से सवाल का। आ गया क्या आप लोग का? नहीं सर, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के बाद सर मीन निकाल लिया, उसके बाद में ये स्क्वायर का थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है, किसका कैसे करना है एसडी निकालने के लिए। देखिए, ये निकाला आपने? हाँ सर, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला। हाँ सर, यहीं पे मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है सर। ये देखो, ये है रूल, ये रूल है x माइनस एक्स बार। x माइनस एक्स बार का रूल है, फिर x माइनस एक्स बार, फिर माइनस एक्स बार, फिर आपने उसका निकाला जी, स्क्वायर किया, यानी मतलब टू द पावर 2 किया, और फिर उसको मल्टीप्लाई किया प्रोबेबिलिटी से। और भी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हाँ हाँ। okay. Calculator में any idea to do the square? कैलकुलेटर में तो बस नॉर्मल पुराना वाला साइन से बस लिख के मल्टीप्लाई करने का है, और कोई दूसरा आइडिया तो है नहीं। सर ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा है जो आप कर रहे हो। मतलब ये एक तो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला आपने, माइनस में 0.10 और 0.1 निकाला। चलो जी, इस पे ही आप बता रहे हैं एक्सपेक्टेड कैसे निकाला आपने, ये करके निकाला? हाँ सर, ये तो निकाल लिया मैंने। ये टोटल क्या? हाँ सर, 10.4। हाँ सर। फिर मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था x माइनस एक्स पर पावर बार, यानी कि मैंने बोला था x माइनस x1 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी। भाई 37.84% आएगा, सही है क्या? देख लो।
हेलो। हाँ एक मिनट कैलकुलेट कर रहा भाई। तो यहाँ तक का जो आएगा ये निकाल लिया। अब इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। सर एक मिनट सर, ये आप डिजिट में वैसे बता दो, मेरे को ऐसे समझ में नहीं आ रहा, अभी भी कंफ्यूजन हो रहा ये लो 6.24 तक मिला। है। देखो मैंने क्या किया, मैंने लिखा 10 माइनस 10.4 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी। 30%, ओके। फिर मैंने क्या 14 माइनस 10.4 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी। फिर किया मैंने ओके सर, माइनस 10.4 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी। और यहाँ तक के टोटल को वेरिएंस बोलते हैं। और इसको जब रूट अंडर कर देते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन बनता है। क्या बोलते हैं नराज भाई उस 0.24 का? इसका नाम होता है वेरिएंस। वेरिएंस बोलते हैं। ओके, उधर तक मिला। उसके बाद इसको स्क्वायर रूट करना है। स्क्वायर रूट कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट नहीं है, कैसे करेगा? कुछ आइडिया? तो फिर वो कॉपी कलम में करें। होना तो चाहिए, बेसिक कैलकुलेटर में है ये वाला रूट ही तो। हाँ सर है, बेसिक में तो है। करेक्ट कहीं से 6.24 सही है, ऐसे ही आता है। हाँ इतना ही आया भाई, मेरा भी 6.2.4999। ठीक है भाई, बाकी आप अपना कोई साइंस वाला कैलकुलेटर निकाले फिर। ठीक है, तो ये अपने ऐसे करके निकल आएगा। ठीक है, तो ये आपको एक छोटा सा सवाल दिया तो नहीं हुआ। अभी ये आप लोग चेक करके बताओ कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोग कैलकुलेट कर पाते हो कि नहीं। कैन यू डू इट फॉर शेयर 2? थोड़ा टाइम दीजिए, कर दो 1 मिनट। हाँ हाँ 2 मिनट का टाइम ले लो भाई, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि आगे जाके पूछेगा चीज समझ नहीं आया आपको। स्नेहल भाई कुछ समझ आ रहा आपको प्रोबेबिलिटी? यस सर, यस सर, यस सर। कामरान भाई जी थोड़ा शेयर 2 का चेक करें, आपके पास समझ में आ रहा तो निकाल के देखें सही निकाला या गलत। R2 माइनस R2 ये निकाल लिया मैंने x, ये लिया y, ये लिया p। x y p तीनों हम ले लें।
सर वो एक बार क्वेश्चन वाला पेज करना था। सर स्टैंडर्ड डिविएशन तो निकल गया, लेकिन ये सर वो XYP जो आपने निकाला, ये कैसे क्या किया? जी, ये एक्चुअल में दोनों शेयर के बीच का कोरिलेशन निकाला मैंने। बराबर है भाई, आंसर सही। सॉरी, कोवेरियंस निकाला, सॉरी कोवेरियंस ऑफ 1 and 2। तो कोवेरियंस का फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स बार ऑफ पहला वाले शेयर का, x माइनस एक्स बार दूसरा वाले शेयर का, मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी, तीनों का कॉम्बाइंड इफेक्ट इज कॉल्ड द कोवेरियंस। ठीक है। अब कोरिलेशंस का फॉर्मूला होता है कोवेरियंस ऑफ 1 2 डिवाइड बाय SD ऑफ 1, SD x1 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x2। यानी हमारे सवाल पे कैसे आएगा वो देखिए। हमारा कोरिलेशन निकल आया था जी, ये निकल आया था, डिवाइड बाय एस ब्रैकेट के अंदर SD ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय SD ऑफ 2 ब्रैकेट बंद। यानी कि ये कोरिलेशन कितना है, 0.94 आया। कितना आया कोरिलेशन? 94 आया। अभी देखिए कोरिलेशन ऑफ 1 2 का फॉर्मूला होता है कोवेरियंस डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट। ठीक है, इस तरह से हमें निकालना पड़ता है। अभी एक न्यूमेरिकल्स पे हम लोग कर लेंगे तो हमारा मसला हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा से जो कोई रिलेशन कोएफिशिएंट आता है वो हमेशा से इसके बीच में फॉल करता है। तो अभी जो हमारा आया देखिए -1 से लेके +1 के बीच में फॉल करता है। तो ये आपको इसमें क्वेश्चन पूछ देगा, किसमें? ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि कोरिलेशन का रेंज बता दो। तो आप बता दीजिएगा कोरिलेशन जो है +-1 के दरमियान में फॉल करता है। ठीक है, अगर पॉजिटिव है इसका मतलब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर नेगेटिव है इसका मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर 0 है इसका मतलब कोई रिलेशन नहीं है, देयर इज अ नो लिनियर रिलेशन। बस ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगर 1 से ज्यादा है इसका मतलब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, 1 से कम है, दोनों एक दूसरे, रिजल्ट जो है 1 से कम है इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, 0 है इसका मतलब देयर इज नो रिलेशन। ठीक है जी। और कोई भी जब आप अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो आपको निगेटिव वाला लेना पड़ेगा, यानी आपको ये रिलेशंस लेना पड़ेगा, निगेटिव को रिलेशन लेना पड़ेगा, तभी जाके आप अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कीजिएगा। ठीक है, तो ये सबसे हेवी मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है। जी, ये पूरे पोर्टफोलियो का अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ गया, अगर पूरे पोर्टफोलियो का आपको निकालना पड़ गया तो आपको ये देख के फॉर्मूला लग रहा होगा a² + b² मल्टीप्लाई बाय 2ab, ऐसे याद कीजिएगा, a² + b² + 2ab। अब देखिएगा रिलेशन आपको ऐसे ही दिख रहा होगा, अगर जिसको थोड़ा सा भी a + b का होल स्क्वायर याद है। देखिए कैसे, वेट का स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, वेट का स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 × वेट 1 वेट 2 और कोरिलेशन एक्स्ट्रा है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2। तो लॉजिक यही है, और मल्टीप्लाई बाय कोरिलेशन करना होता है। तो अगर एक सवाल कर लेंगे तो आपके मसले हल हो जाएंगे। तो यहाँ पे बोला गया जी एक शेयर्स है जिसके जो वेट है
वो 40 है, दूसरा शेयर्स है जिसकी वेट जो है 60 है, यानी आप 40% वेट वाले एक शेयर्स लेते हो और एक शेयर्स लेते हो जिसकी वेटेज है 60, यानी ये आपके पोर्टफोलियो के अंदर में 2 शेयर्स है। पहले वाले शेयर्स की से स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रिप्रेजेंट करता है? रिस्क। पहले वाले शेयर से जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 0.05 है, दूसरे वाले से जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 0.09 है। अभी मेरे से पूछ रहा है जी बता दो कोरिलेशन बता दो, क्या बता दो? कोरिलेशन बता दो। ठीक है, तो कोरिलेशंस के लिए मैंने क्या करना है, मैंने वेट और ये दोनों को क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो देखिए वेट को स्क्वायर कर लिया, 40 को स्क्वायर किया और स्टैंडर्ड डेविएशंस को स्क्वायर कर लिया, हो गया, ये पार्ट खत्म हो गया, ये ए स्क्वायर की तरह काम कर लिया। बी वाले पार्ट पे 60 को स्क्वायर किया और 0.09 को स्क्वायर कर लिया, तो ये बी वाला पार्ट खत्म हो गया। 2ab वाला आइए इनटू कोवेरिएंस। ठीक है, अब देखिए 2ab वाला, तो पहले यहां से 2 ले लिया, वेट 1 इंटू वेट 2, वेट 1 इंटू वेट 2, फिर हमने क्या लिया जी, हमने लिया स्टैंडर्ड डेविएशन 1 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2। फिर बोल रहा है कि व्हेन द स्टैंडर्ड डेविएशंस is computed data, the result will show that the deviation is the largest, the correlation is +1। यहाँ पे कोवेरिएंस जो ये कोरिलेशन है उन्होंने 1 माना है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ था। यहाँ पे अच्छा, ये तीनों लेवल पे हमसे बनवाया है कि हमको बताएं कि अगर कोरिलेशन 1 है, कोरिलेशन 0 है, कोरिलेशन -1 है। कोरिलेशन 1 का मतलब क्या? सेम डायरेक्शन में। कोरिलेशन 0 का मतलब देयर इज अ नो रिलेशंस। कोरिलेशन -1 का मतलब अपोजिट डायरेक्शंस में। तो तीनों के रिजल्ट्स हमसे उन्होंने मांग लिए थे कि पोर्टफोलियो का रिस्क बताना है, पोर्टफोलियो का रिस्क बताना है, एज्यूमिंग कि सेम डायरेक्शन में शेयर्स जा रहा है, एज्यूमिंग देयर इज नो रिलेशंस विद द चेंजेस ऑफ द पोर्टफोलियो, से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, और तीसरा एज्यूमिंग के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो यहाँ पे 0.74 आ जाएगा, ये रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, यानी ये जो सिग्मा है, सिग्मा ऑफ पी जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। द स्टैंडर्ड डेविएशन एज द कोरिलेशन गोज फ्रॉम +1 to 0 -1, यानी 3 लेवल पे हमने निकाला है। ये एग्जाम में आपसे पोर्टफोलियो का रिस्क निकालने दे सकता है एग्जाम में, इसीलिए मैं करवा रहा हूं, अदरवाइज बट उतना कोई बहुत मुश्किल का बात नहीं है, इजी है। बस आपके ध्यान में यह रहना चाहिए कि आपको वही फॉर्मूला याद करना है, a² b² 2ab मल्टीप्लाई बाई कोवेरिएंस, हो गया, बात खत्म। ठीक है, इधर में पोर्टफोलियो के रिटर्न में कुछ नहीं करना। मान लो कि 2 शेयर्स का वेटेड एवरेज निकालने आपको अगर आ गया तो आप पोर्टफोलियो का रिटर्न निकाल लोगे। मान लो आपके पास एक शेयर है एक्स, एक शेयर है वाई। एक्स पे आपने अगर 30% का इन्वेस्ट रखा है, वाई पे आपने 70% का इन्वेस्टमेंट रखा है, ये शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट है। ए से आपको रिटर्न आता है 14% का, ए से आपको रिटर्न, एक्स से रिटर्न आता है 14% का और वाई से रिटर्न आता है 16% का। तो दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई करके टोटल कर दीजिएगा तो वो आपका निकल आएगा जी, टोटल आपको पोर्टफोलियो से जो रिटर्न आ रहा है, दोनों शेयर से जो रिटर्न आ रहा है कंबाइंड 15.4 का आ रहा है। इट इज वेरी सिमिलर टू द एक्सपेक्टेड रिटर्न। उसी तरह लॉजिक पे काम करता है कि दोनों शेयर्स की रेशियो ऑफ होल्डिंग निकालनी है, दोनों शेयर्स के रिटर्न चेक करने हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके कंबाइंड एवरेज निकालना है। देयर इज नो बिग डील, यहाँ पे सिर्फ आप एक कंबाइंड एवरेज निकालते हैं बस, और कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, अब इन्होंने बोला जी एक पोर्टफोलियो है जिसमें 40% का ए है जो कि 12% का रिटर्न देता है, और 60% का बी है जो 18% का रिटर्न देता है। तो इन्होंने क्या किया जी, 40% मल्टीप्लाई बाई 12, 60 इंटू मल्टीप्लाई बाई 18, 60 इंटू मल्टीप्लाई बाई 18, 40 इंटू मल्टीप्लाई बाई 12, दोनों के कंबाइंड को निकाल के बोल दिया जी 15.6 का मेरा कंबाइंड क्या है, रिटर्न है, यानी ये मेरे पोर्टफोलियो का रिटर्न है। अब बोला जी डाइवर्सिफिकेशन क्यों जरूरी है, तो डाइवर्सिफिकेशन से आपकी पोर्टफोलियो की रिस्क कम होती है, आपके पोर्टफोलियो की रिस्क कम होती है। एज द डिफरेंट इन्वेस्टमेंट आर अनलाइकली टू ऑल मूव इन द सेम डायरेक्शन परफेक्टली, दे आर नॉट परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड। अगर सेम डायरेक्शन में अगर गया तो
अगर अपोजिट डायरेक्शन में, अब ये देखो ये शेयर्स जो है इस तरह से जा रहा है और शेयर भी ऐसे जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये दोनों डाइवर्सिफिकेशन के लिए करेक्ट कॉम्बिनेशन है। बताओ कैसे? क्योंकि ये जब पॉजिटिव में जा रहा है तो इसकी प्राइसिंग माइनस हो रही है, जब ये एकदम माइनस पे हुआ है तो ये ऑन द टॉप चला गया, जब ये डिक्लाइन हो रहा है तब ये कहाँ जा रहा है, तब ये प्लस हो रहा है। इसका मतलब ये दो कॉम्बिनेशंस जो है ये प्रॉपर है डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन क्या करता है, आपके रिस्क को कम करता है। तो जब ये दोनों की कंबाइंड करेंगे तो कुछ इस तरह का आपका एक एवरेज रिटर्न निकाल के दे देगा। जब इसको एवरेज करेंगे मैथमेटिकली, जब दोनों को ऐड लेस कीजिएगा तो इस तरह का आपको एक स्टेबल रिटर्न निकाल के दे देगा। तो दैट इज द बेनिफिट्स ऑफ द पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो जब आप निकालते हो, बनाते हो, तो पोर्टफोलियो से आपकी रिस्क डाइवर्सिफाई होती है और आपके रिटर्न स्टेबल होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आती है जी रिस्क। रिस्क जो है दो टाइप की रिस्क होती है, एक होती है जिसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। अब जो सिस्टमैटिक रिस्क होती है उसका जो सबसे अच्छा रीजन ये होता है कि ये मार्केट के लिए होती है और ये सबके ऊपर उतना ही इम्पैक्ट करती है जितना आपको इम्पैक्ट करेगी। तो ये मार्केट को पूरा, सारे मार्केट में जितने बंदे हैं ये सबको इम्पैक्ट करती है। तो इसको क्या होता है, इसको आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डाइवर्सिफाई दिस। ठीक है, सिस्टमैटिक इज अ कॉमन, ये क्या होता है, ये जो सिस्टमैटिक रिस्क होता है वो कॉमन होता है फॉर द इंटायर क्लास ऑफ बिकॉज ऑफ द अनअवॉइडेबल नेशन ऑफ द ग्लोब इकोनॉमिक चेंजेस इन दिस इवेंट थ्रेटन टू द वास्ट वैरायटी। और सबसे बड़ी बात है आप इसको डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। ये क्या होता है, अनसिस्टमैटिक रिस्क जो होता है वो किसी कंपनी का हो सकता है, किसी इंडस्ट्री का हो सकता है, और इसको जो क्या कर सकते हो आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। इसको क्या कर सकते हो जी, डाइवर्सिफाई कर सकते हो, यानी कि आप इस पे कुछ बुद्धि लगा के यू कैन रिड्यूस योर रिस्क। होल्डिंग अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रिड्यूस द अनसिस्टमैटिक रिस्क। अगर आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में शेयर्स होल्ड करते हो तो आपको क्या करते हैं, आप अपने रिस्क को थोड़ा सा रिड्यूस कर पाते हो। दैट इज द बेनिफिट्स ऑफ दैट। अभी देखिए यहाँ पे एक ये जो है, ये आपकी मान लो कि ये जो रिस्क है यहां से यहां तक की जो रिस्क है ये सिस्टमैटिक रिस्क है, ये सबके लिए है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन इसके ऊपर की जो रिस्क है ना, इसको आप क्या कर सकते हो, दिस इज द अनसिस्टमैटिक, इसको आप रिवर्स रिड्यूस कर सकते हो विद डाइवर्सिफिकेशन। तो जब भी आपको एग्जाम में डिफरेंशिएट करने आए सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक का दूसरा नाम होता है मार्केट रिस्क। सिस्टमैटिक का दूसरा नाम क्या होता है, मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क क्या होता है, वो सबके लिए सेम होता है, तो उसमें लिख देंगे कैन नॉट बी डाइवर्सिफाइड, इसको आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द अनसिस्टमैटिक, तो अनसिस्टमैटिक यू कैन डाइवर्सिफाई, क्योंकि ये किसका होता है, ये किसी इंडस्ट्री या कंपनी का हो सकता है। अगर कोई प्रॉपर एक्शन ले देन ही कैन डाइवर्सिफाई देयर रिस्क। तो ये दो थोड़ी सी चीजें थी, इसको आपको समझना था। इसके बाद हम लोग CAPM में जाएंगे, बट CAPM में जाने से पहले मैं एक 2 मिनट का आपको रिकैप दे रहा हूं कि इसमें थोड़े से हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं, तो वो न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे हमने किया और क्या क्या किया है वो 2 मिनट लगेगा, आपको याद पड़ जाएगा। सबसे पहला हमने क्या किया पूरे चैप्टर में, सबसे पहले हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना सीखा। पूरे चैप्टर में सबसे पहले मैंने क्या निकालना सीखा जी, स्टैंडर्ड रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना सीखा सबसे पहला पूरे चैप्टर अभी तक के स्टडी में। दूसरा हमने क्या निकालना सीखा जी, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखा, 2 चीज। तीसरा हमने क्या सीखा, हमने निकालना सीखा जी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना सीखा, ताकि हम रिस्की या नॉन रिस्की है इस पे हम कमेंट कर सके। फिर चौथा हमने क्या निकालना सीखा, हमने निकालना सीखा जी कोवेरियंस, कोवेरियंस बिटवीन 2 शेयर्स। फिर कोवेरियंस के बाद हमने कोरिलेशंस के बारे में सीखा। फिर उसके बाद हमने पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना सीखा। उसके बाद हमने क्या सीखा, पोर्टफोलियो का हमने क्या निकालना सीखा जी, स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ पोर्टफोलियो, यानी पोर्टफोलियो का रिस्क निकालना सीखा। फिर उसके बाद हमने पोर्टफोलियो का रिस्क में हमने एक फार्मूला क्या सीखा जी, कि वो जो है रूट अंडर A²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कोवेरियंस वाला याद रखिएगा। और ये तीनों सिनेरियो में हमने करके चेक किया, +1 0 एंड -1। +1 का मतलब होता है सेम डायरेक्शंस में शेयर मूव कर रहा है, 0 का मतलब दूसरे से कोई मतलब नहीं है, -1 का मतलब होता है कि दो अपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। फिर हमने देखा प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशंस के लिए हमने फिर एक एग्जांपल्स देखा, तो वो एग्जांपल्स में क्या था, एक शेयर्स का है उसमें जो रिटर्न इस तरह से बढ़ते घटते जा रहे थे, दूसरे एक हमने देखा वहां पे रिटर्न इस तरह से थे। तो हमने बोला ये दोनों को अगर आप ले लेंगे तो आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं और ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा आपके पोर्टफोलियो के लिए। पहला रीजन क्या होगा, पहला रीजन होगा कि आप रिस्क को क्या कर लीजिएगा, डाइवर्सिफाई कर लीजिएगा, और दूसरा क्या कीजिएगा, आपका रिटर्न स्टेबल हो जाएगा। तो देयर इज अ 2 रीजन ऑफ डूइंग इट। तो ये एक तो ये अभी तक के स्टडी में हमने देखा एज अ न्यूमेरिकल्स और एज अ थ्योरी। फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसको पढ़ा, रिस्क को पढ़ा है। मार्केट रिस्क क्या होता है, नॉन डाइवर्सिफाइड रिस्क होता है जिसका नाम सिस्टमैटिक होता है, जैसे कोरोना आपके लिए भी मेरे लिए भी। लेकिन जो अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है, हो सकता है कि आप अच्छे से अपने चीजों को मैनेज कर रहे होंगे तो आपके पास वो रिस्क नहीं होगा, लेकिन मेरे पास अगर वो अच्छे से मैनेज नहीं हो रहा तो दैट इज अ रिस्क फॉर मी। तो उसको अनसिस्टमेटिक बोलते हैं और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं बाय टेकिंग सम मेजर्स। ठीक है, तो ये एक बार रिस्क एंड रिटर्न से रिलेटेड जो है, यहां तक में अगर एक बार आप पढ़ लेंगे तो थोड़ा आपको हेल्प हो जाएगा। और नाउ यू कैन ट्राई, अब आप रिस्क एंड रिटर्न से चीजें ट्राई कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन अगर ट्राई करना है तो यू कैन ट्राई फ्रॉम रिस्क एंड रिटर्न। काजल बोले, इसमें कुछ समझने में दिक्कत है तो बोले। नहीं सर, ऐसे तो दिक्कत नहीं है, पर एक दो बार मेरे को पढ़ना पड़ेगा, ऐसे पूरा एकदम से याद नहीं होगा ये। मसला ये है ना कि ये थोड़ी सी न्यूमेरिकल्स है, तो जब तक आप करेंगे नहीं वो याद नहीं रहेगा। हाँ सर, जब तक क्वेश्चंस नहीं होंगे तब तक ये याद नहीं होंगे। और किधर है अनस भाई? इधर ही हो मेरा भाई। तो अनस भाई आपका तो पढ़ा हुआ है, बताइए कुछ चीजें अच्छी हो सकती है तो बताइए। अच्छी है, मैं वो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए पढ़ाया। नहीं, पहले भी आपने पढ़ा है भाई, उस पे बताइए। नहीं है उस पे बताइए कि उस पे जब चीजें नहीं है, मैं P1 पढ़ा है, P2 तो नहीं है ना। क्या बोला? P2 तो नहीं है, पार्ट 2 नहीं है, P1 पढ़ा था। पार्ट 2 पढ़ा ही नहीं था? नहीं है। ये बोला है कि किसमें से सबसे कम रिस्क होगा। ये कामरान भाई यार, थोड़ा सा कामरान भाई थोड़ा सा वो दियो यार, अपना टाइम दो भाई। मॉर्टगेज बॉन्ड पे कम होगा, क्योंकि मॉर्टगेज बॉन्ड पे आपको थोड़ा बहुत कोलेटरल रहेगा असेट के ऊपर, तो मॉर्टगेज बॉन्ड पे कम रहेगा। डिबेंचर जो है उसके साथ थोड़े बहुत कोलेटरल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, तो डिबेंचर सेकंड है। और इनकम बॉन्ड और डिबेंचर में दोनों पे फर्क नहीं है। इनकम बॉन्ड जब आप कंपनी इनकम कमाएगी तभी आपको ये देगी, प्रॉफिट देगी, सर्टेन प्रॉफिट कमाने के बाद। सबऑर्डिनेट ये हाई रिस्क है क्योंकि ये मार्केट में कम चलता है, तब कंपनी को चाहिए पैसा चाहिए तो सबऑर्डिनेट बॉन्ड को इशू करेंगे, तो ये लास्ट लीस्ट पकड़ के चलेंगे। विच ऑफ द क्लास ऑफ द सिक्योरिटी लीस्ट इन ऑर्डर फ्रॉम द लोएस्ट टू हाईएस्ट, यहाँ नीचे से बताना है। तो देखिए सबसे कम किस में हो सकता है, आई बिलीव सबसे कम इसमें होगा, उसके बाद किस में होगा? मॉर्टगेज बॉन्ड पे सबसे कम होगा। नहीं उसके नहीं, बाद में क्वेश्चन नंबर 2 में आइए ना। क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग सिक्योरिटी ऑफ द लोएस्ट अपॉर्चुनिटी हाई रिस्क पहला अपॉर्चुनिटी। तो यूएस हो जाएगा, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड ए ही ले लेंगे क्योंकि यूएस ट्रेजरी हो जाएगा, यूएस ट्रेजरी आता है ना। हाँ तो दूसरा किसमें? ये बता रहा किस में, हाई टू लो या लो टू हाई? लो टू हाई बोलना है ना, लो टू हाई बोल रहा है, तो यूएस ट्रेजरी तो पहला वाला तो लेंगे ही लेंगे, ये सबसे आखिर में लेंगे। उसके बाद ये 2 पे ले सकते हैं, ये 3 पे ले सकते हैं। नहीं, इसको हम 2 पे लेंगे, इसको हम 3 पे लेंगे। क्या बोलते हैं?
आंसर ए। आंसर पता नहीं। यही है, क्योंकि भाई यूएस ट्रेजरी के बाद नेक्स्ट है कॉर्पोरेट मॉर्टगेज बॉन्ड है, उसके बाद में कॉर्पोरेट इनकम बॉन्ड है, प्रेफर्ड स्टॉक और इनकम बॉन्ड में मेरे को प्रेफर्ड स्टॉक देना चाहिए, क्योंकि प्रेफर्ड स्टॉक से ज्यादा ये निकलता है। इनकम बॉन्ड में तो देखो कंपनी इनकम। कॉमन स्टॉक से तो कोई भी चीज स्टार्ट नहीं हो सकता, तो इसको तो भूल जाओ। हाँ शेयर का पहले बॉन्ड आता है, कैसे भी बॉन्ड शेयर का पहले आता है। ठीक है, नहीं ये वाला भूल जाओ, हो गया। अब बच गया इनकम बॉन्ड, कॉर्पोरेट मॉर्गेज, कन्वर्टेबल सब, ये भी भूल जाओ क्योंकि ये मैं डिबेंचर बाद में दे रहा। ठीक है, अब ये बोल रहा सबऑर्डिनेट बॉन्ड डिबेंचर क्या है महाराज भाई? सब ऑर्डिनेटेड डिबेंचर्स जो होते हैं वो मेरे को भी बहुत ज्यादा नहीं पता है, मैं एक बार गूगल करूंगा तो समझ जाऊंगा। सबऑर्डिनेट बॉन्ड्स इन द सेंस तुम्हारे को बॉन्ड के बाद फिर पैसा अगर चाहिए तो इशू करने के लिए वो लीस्ट रहेगा, उसका प्राइस ज्यादा रहेगा, मतलब उसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहेगा, आपको उसके ऊपर करना है तो इन्वेस्ट कर सकते हैं सबऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, लेकिन सबऑर्डिनेट दो का आंसर ए होगा, एकदम कंफर्म आंसर है। हाँ ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि a measure that describe the risk of an investment project relative to the other investment in general। ठीक है, ये आप बोल रहा है कि रिस्क को दूसरे रिस्क से बताना है। बीटा कोएफिशिएंट बोल के तो पता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी तो अभी हम लोग निकाल के चेक किया ना, जिसमें हम लोगों ने रिस्क चेक करना सीखा था, कौन रिस्की है कौन कम रिस्की है। चार्ट पे देखते हैं ना, बीटा कोएफिशिएंट बिल्कुल आंसर दिया था, उसका रीजन क्या है पता नहीं। मतलब आंसर याद कर लिया आप? याद नहीं कर लिया, मतलब बीटा उसका डिटेल कहाँ है मेरे पास? बीटा कोएफिशिएंट दिया हुआ है। निराश भाई बीटा मतलब हम डाइवर्सिफिकेशन है ना, ये टूल का बीटा बोलते हैं। नहीं, बीटा इज अ मेजरमेंट होता है भाई, बीटा इज अ मेजरमेंट एक्चुअली। ठीक है, तो इतना लंबा क्या लिखा है वो समझ में नहीं आया, इसलिए छोड़ दिया। इतना लंबा अभी सिर में सिर दर्द निकलता है। चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग का सही था क्या? ये तो सही था, ये भी सही था, और यहाँ पे हम लोगों ने, आपने बोला था मॉर्गेज बॉन्ड। मॉर्टगेज बॉन्ड कोलैटरल होता है ना, इसीलिए लीस्ट हो गया। बाकी सारे चीजों पे तो कोलैट सिक्योर्ड नहीं है ना, इसीलिए थोड़ा बहुत ज्यादा कम। मॉर्गेज बॉन्ड सिक्योर्ड विद द स्पेसिफिक, यानी लियन एसेट्स होता है ना, उसके अगेंस्ट हाइपोथिकेशन के अगेंस्ट ही होता है लियन के अंदर। कोलैटरल होता है, कोलैटरल। हाँ, कोलैटरल जो भी है। उसके बाद मान ले कि अगर हम एक सवाल ये पढ़ते हैं, ये कुछ बोल रहा है, ये तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का सवाल है, इसमें कुछ नहीं है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ये सिर्फ ऐसे निकालना पड़ेगा। ठीक है, हाँ आंसर भी याद हो गया क्या आपको? हाँ ना, करने के बाद, क्योंकि एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न है 12 पे। तो यहाँ पे देखो, द कंपनी में सेल्स एंड प्रॉफिट इन द ग्रोइंग सो दैट द so its dividend, the dividend growing is an annual rate of 25%, the growth is dividend is expected to continue for next year, and the growth is expected to grow for the 10 years, and investor required rate of return is 16%, annual expected return is 10%। बीटा दिया हुआ है, साथ में हमारे पास बीटा भी दिया हुआ है, ट्रेजरी बिल दिया हुआ है। तो इसको आपने सीएपीएम से किया है क्या? सीएपीएम से किया। हाँ, तो सीएपीएम आर माइनस हम समझ गए, पीएम छोड़ देंगे, अभी नहीं टू बीटा। अच्छा, ये बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड द गिवन रिस्क, उसको क्या बोलते हैं? दोनों के बीच को मार्केट प्रीमियम बोलते हैं, रिस्क प्रीमियम बोलते हैं। सिक्योरिटी मार्केट लाइन जब हम सीएपीएम कराएंगे तो आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉर्म्स बीटा का वैल्यू कैसे निकालते हैं? इंडस्ट्री के साथ निकालते हैं। ये सिक्योरिटी लाइन के क्वेश्चन है। यहाँ पे रिस्क के क्वेश्चन है कि कोई टेम्पोररी आपने इन्वेस्टमेंट किया है जो कि विच ऑफ द रिस्क एसोसिएटेड, इसमें सबसे ज्यादा क्या हो सकता है? लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप अपना पैसा दूसरे को देते हैं। ठीक है, उसके द रिस्क ऑफ सिक्योरिटी कैन नॉट बी सोल्ड एट अ रीजनेबल, द रिस्क ऑफ सिक्योरिटीज कैन नॉट बी सोल्ड एट अ रीजनेबल प्राइस ऑन द शॉर्ट नोटिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट रिस्क। डिफॉल्ट लिक्विडिटी और डिफॉल्ट
परचेजिंग पावर तो नहीं होगा। द रिस्क ऑफ सिक्योरिटी कैन नॉट बी सोल्ड एट अ रीजनेबल, तो या तो ये लिक्विडिटी होगा नहीं तो डिफॉल्ट होगा, दोनों में से कोई एक हो सकता है। इंटरेस्ट रेट तो नहीं है, परचेसिंग पावर भी नहीं है, क्योंकि वो दोनों भी नहीं। डिफॉल्ट रिस्क मतलब जो हो सकता है, तो 12 तो देखते हैं ना क्या है। 12 लिक्विडिटी रिस्क, डिफॉल्ट या लिक्विडिटी दोनों में से कोई एक ही था। उसके बाद बीटा दिया हुआ है, यानी ये भी सीएपीएम का सवाल है, ये भी सीएपीएम का सवाल है। यहाँ भी रिस्क को डिफाइन करना है। कंपनी बोल रहा है कि द कंपनी प्राइड itself its innovations revised on the existing popular brand without conducting the sufficient market research by taking the company expose itself। इसमें किस टाइप के रिस्क हो सकते हैं? स्ट्रेटेजिक रिस्क एंड ऑपरेशन रिस्क, क्योंकि क्रेडिट रिस्क तो अभी वो करा नहीं, सबसे पहला तो इसको पढ़ने का है कि ये कोई कंपनी खोल रहा है कि ना किसी को पूछे। नहीं, कंपनी बोल रहा है द कंपनी दैट प्राइड इटसेल्फ ऑन द इनोवेशंस रिवाइज एंड एग्जिस्टिंग प्राउड एनी कंडक्टिंग द सफिशिएंट मार्केट। ठीक है, ये हजार्ड इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें हजार्ड तो नहीं है। ठीक है, तो क्रेडिट रिस्क इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी इसमें बेचा नहीं है, तो डिफॉल्ट नहीं है। फिर हजार्ड इसमें नहीं है, तो फिर ये स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल हो सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजिक में न्यू प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करते हैं और ऑपरेशन में उससे रिलेटेड जो ऑपरेटिंग रिस्क हो सकती है दैट इज देयर। ठीक है, तो 15 सही है। याद हुआ सब आपको? याद नहीं हुआ भाई, आपको लग रहा है याद हुआ बोल ना करके हम क्वेश्चन, तो क्या करूं? स्टैंडर्ड सिस्टमैटिक रिस्क आप कैसे मेजर करते हैं? सिस्टमैटिक रिस्क जो होता है मार्केट के लिए होता है सारा का सारा, आपने अभी तो बोला। तो ये लिखा है यहाँ पे, बताएं किससे होता है? कोवेरियंस द जनरल मार्केट, सही बात है। 18 का बी होना चाहिए, क्योंकि अभी आपने बोला कि मार्केट रिलेटेड है। हाँ वो तो है, डिफिनेशन में तो वही लिखा हुआ था। हाँ, ये वाला तो सीएपीएम का, तो इसको छोड़ दे, ये भी सीपीएम का छोड़ दे। लेकिन मैं कहने का ये कोशिश कर रहा हूँ कि अगर एक बार अगर थ्योरी पढ़ लेंगे तो आई बिलीव आप 30 सवाल है रिस्क एंड रिटर्न के, 15 आधा घंटा लगाइएगा ईमानदारी से तो हो जाएगा। 30 सवाल नहीं, ये 32 सवाल है। अगर ईमानदारी से, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, पहले स्टडी करना है इसके थ्योरी को और फिर आधे घंटे लगाने हैं जिंदगी के, तो इस आधे घंटे में आप सारे सवाल कर पाएंगे रिस्क से रिलेटेड। अभी आपको कोई एफिशिएंट कोवेरिएंस के अभी आपको इसलिए सवाल नहीं दिख रहे हैं कि वो नीचे में ऐसे वाले साइड पे हैं और ट्रिकी वाले जो सवाल हैं उसमें है, टफ पोर्शन पे, लेकिन ऊपर में अभी सिर्फ कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। और सीएपीएम अभी हम आपके साथ डिस्कस नहीं किया, तो सीपीएम में अभी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप कर रहे हैं। ठीक है, एक दिन लगाएं थोड़ा, आधा घंटा, परसों आने से पहले ये 32 सवाल आप लोग अगर देख के आते हैं तो वेल एंड गुड हो जाएगा भाई। ठीक है, हेलो ठीक है भाई। मेन तो हमारे कामरान भाई कुछ नहीं बोल रहे हैं, हाँ ना, अरे करूंगा नहीं करूंगा, हर बार देखे तो याद हो जाता है। इसके मैं करूंगा। 32 सवाल है तुम्हारा? 32 सवाल मैं भेज रहा हूँ ना भाई, ये बी के क्वेश्चन, बी के आंसर, मैं 32 सवाल भेज रहा हूँ भाई। ठीक है, और इस एक्सेल पे जितने भी आज हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं उसको एक बार आराम से अभी बैठ के चेक कीजिएगा कि सही हम लोग करे हैं या कुछ गलती भी है उसमें। ठीक है, मतलब कहीं कि वो कभी कभी गलती भी हो जाता है हमको, जब 2-3 आदमी एक सवाल पे बोलते रहते ना तो मेरा गलती हो जाता है। अनस भाई बोल रहे थे बार बार, अनस भाई बार बार बोल रहे थे तो मेरे को लग रहा है गलती हो गया होगा। नहीं, ऐसे नहीं है। आप कितना सब्जेक्ट एक टाइम में करते हैं, इसके कंफ्यूजन होता है, मे बी, आई डोंट नो। अनस भाई अपना जान छुड़ाया। वो बोला मैं क्यों लूं भाई आपका चीज, अपने सर क्यों लूं। नो प्रॉब्लम भाई, इट्स, अगर गलती हुआ तो मेरे,
तो ये कॉर्पोरेट फाइनेंस क्लास 2, ठीक है। अगर करते हैं तो अच्छा, नहीं करते हैं तो और अच्छा। तो DXB रोशन भाई, क्या नाम है, अशरफ साहब के डॉट, कामरान भाई, ठीक है। और तो कोई छूटा नहीं। स्नेहल पटेल, तो ये मैं एक छोटा सा आपको काम दिया हूँ, थोड़ा सा प्लीज कर ले, ठीक है भाई। और वो जो थ्योरी है वो अभी ईमेल पे नहीं जा रही थी क्योंकि उसका शायद ईमेल सपोर्ट नहीं कर रहा है। दैट आई विल आल्सो सेंडिंग टू यू। तो एक बार आधा एक घंटा लगा के प्लीज कर ले भाई, क्योंकि ये चैप्टर अगर कर लीजिएगा लगे हाथ तो फिर आपका फिर पार्ट 2 में कहीं कोई मुश्किल नहीं है, आप आराम से पार्ट 2 निकाल दीजिएगा बिना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए हुए। क्योंकि जो भी मेहनत है वो सिर्फ सेक्शन बी पे और सी पे मेहनत है। तो सी का मेहनत तो इतना आसान है कि जिन लोगों ने भी थोड़ा सा भी ऑफिस में दिल लगा के काम किया तो वो सी कर लेंगे, क्योंकि वो सारे प्रैक्टिकल है। थोड़ा दिमाग का सेक्शन है, लेकिन बी तो मुश्किल है। बी अभी कहाँ मुश्किल, अभी तक तो रिटर्न रिस्क पे कुछ भी मुश्किल नहीं है भाई। मॉडल के बाद फिर गार्डन मॉडल के बाद फिर कुछ मॉडल नहीं है भाई। वो आदमी लोग को डराओ मत, समझे अशरफ भाई, ऐसा नहीं करो। एक बात बताऊं? नहीं, अच्छा है, आसान है, मजा आएगा क्योंकि सारा प्रैक्टिकल है। जो तुम्हारे को इन्वेस्टमेंट सारा डिसीजन लेने में कुछ ना कुछ तो हेल्प पड़ेगा। लेकिन कभी कहीं कहीं लगता है कि हमारे से क्यों लगे इतना सारा काम, तो सीए वाले क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, आपको सीएम में आपको काम करना नहीं सिखाता है, बल्कि सीएम में आपको जो नॉलेज देता है वो दूसरे के काम को सिर्फ आप चेक करने के लिए। क्योंकि सीएम में कभी भी इतना एक्सटेंसिव पढ़ाता ही नहीं कि आपको काम आए, आपको सिर्फ इतना पढ़ाता है कि आप काम चेक कर सको। सही है। यानी ये पढ़ाई जो है ना मैनेजर बनने के लिए का, सीए की जो पढ़ाई है ना वो क्लर्क से लेकर मैनेजर तीनों लेवल पे काम करेगा। सही है भाई, सही है। और सीएमए में सिर्फ मैनेजर बनने की पढ़ाई है। और किसी दिन अगर आपका एसोसिएट छुट्टी पे चला गया उस दिन आपको दिक्कत हो जाएगा, काम ही नहीं पता है। हाँ सही बात। ठीक है। तो कामरान भाई थोड़ा उम्मीद करते हैं कि आप ये सवाल कर लीजिएगा इंशाअल्लाह। काजल आप भी इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा जी, बिल्कुल। नहीं 32 सवाल है भाई, नहीं होता तो अब ये बैठ के करके कॉपी में घस के दे दीजिए, हो गया बात खत्म। है कि हम लोग का तो बोलिए जी बोलिए नहीं, मैं कोशिश करूंगा मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ जाऊं तो इतनी मुश्किल नहीं है। देखिए अभी तक आपने मुश्किल से 20 पन्ने पढ़ाई किए हैं। 20 पन्ना में हमने 5 पन्ना तो कटवा दिया है, क्योंकि 5 पन्ना पे तो मार्किंग भी नहीं करी है ना पढ़ाया है। तो टोटल मार के आपने 15 पन्ने पढ़े हैं। 15 पन्ने में भी वो सारी चीजें पढ़ी है जो आपको पता है। रिस्क क्या होता है, रिस्क के टाइप्स कितने हैं, वही 4-5 पन्ना में कवर है। फिर 5-6 पन्ना में क्या कवर है जी, कैलकुलेशन की एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, कोवेरियंस कैसे निकालते हैं, कोरिलेशन कैसे निकालते हैं, उसका क्या मतलब है, पोर्टफोलियो की डाइवर्सिफिकेशन क्या है, पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या है, पोर्टफोलियो की रिस्क क्या है, सिनेरियो अगर कोरिलेशन 1 हुआ तो क्या आएगा, 2 हुआ 0 हुआ तो क्या आएगा, -1 हुआ तो क्या आएगा। उसके बाद आपने क्या किया, आपने कुछ भी नहीं किया, CAPM तो हमने करा ही नहीं। तो ये अगर कायदे से कीजिएगा तो मुश्किल से 1-1.5 घंटा लगेगा और लगे हाथ कर लीजिए, क्योंकि कामरान भाई आप स्लो चल रहे हैं। जी मैं काफी स्लो चल रहा हूँ, मुझे एहसास है इस बात का। हाँ तो बस आज इस एहसास से कमतरी को खत्म करें, एकदम याली बोल के कूद जाए। क्या बोला है? बिल्कुल ठीक है, मेरी बेटी बोल रही वाह क्या बोले हैं। ठीक है, ओके भाई। और स्नेहल भाई आप ये 32 सवाल कब मेरे को भेज रहे हैं अपने हाथ से लिख के समझ के? एक कल भेज दूंगा सर। कल थोड़ा देर, कल थोड़ा डिले लग रहा हमको आज आप 1 बजे रात तक भेजिए, थोड़ा डिले लग रहा कल,
क्योंकि उसमें 32 जब आप कीजिएगा तो उसमें 9 सवाल आप नहीं कर पाइएगा, क्योंकि वो CAPM का, तो उसको कट कर दीजिएगा। ठीक है। तो अभी लगे हाथ, हम 1 बजे तक जगे हुए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। जो काम कर सर देते आज हैं वो सर कल तक नहीं चलेगा, बिकॉज आज पूरा दिन हेक्टिक गया है सर। चले ठीक है, कल तक कर दीजिए जो भी है। हाँ, चले। और सर पार्ट 1 वाला जो मैंने आपको मैसेज भेजा था वो मैं एक्नॉलेज कर लिया, रिसीव्ड। रॉगर। थैंक यू सो मच सर, रॉगर। थैंक यू सो मच सर। ताकि एक दिन ऐसा मुझे गैप मिले तो सर मैं पढ़ भी सकूं, मतलब कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और थोड़ा रिवीजन भी कर सकूं सर। देखिए वो तो ये है, मतलब आप अपने आप को कंफर्ट जोन में डाल रहे हैं, बट जो काम जितना प्रेशर में जो चीजें हो जाती हैं तो हो जाती हैं, ठीक है। थोड़ा भी अपने आप को कंफर्ट जोन में डालिएगा ना, तो 6 महीने का जो आप टारगेट लेके चल रहे हैं वो साल हो जाएगा बिना कुछ किए हुए। इसलिए एक जरा भी अपने आप को, जब तक यही रात अंतिम यही रात भारी करके इसको खत्म करें, ठीक है। तो अपने आप को थोड़ा ऐसा करें, माइंड को अभी आपने रिलैक्स दे दिया दोपहर के बाद, यार चलो ठीक है पार्ट 2 आई विल स्टार्ट, तो उससे क्या हो रहा है, आप तो मेहनत यहाँ पे उसका अगर अप्लाई हो गया वो वाला सेविंग टाइम, तब तो ये सही है।